जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो है इंडियन पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि प्रस्तावना की चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं। तो कौन सा चैप्टर है हमारा? प्रस्तावना। प्रस्तावना, जिसे आज हम उद्देशिका के भी नाम से जानते हैं। तो दरअसल जो है कि प्रस्तावना है क्या, इसको हम पहले समझ लेते हैं। दरअसल संविधान सभा का जब बैठक स्टार्ट हुआ तो पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। फिर इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें जो है जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की तो उसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए इसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद ठीक जो है 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर जो है 13 दिसंबर यानी 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी संविधान सभा में पेश किया। तो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव यानी क्या होता है? एक लेटर था। उस लेटर में जो है कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उसकी भावना, उसका विचार उस लेटर में लिखा हुआ था। उसी को जो है संविधान सभा में कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को पेश करने के बाद इस उद्देश्य को जो मंजूरी मिली, कब मंजूरी मिली? तो 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिली। यानी कि संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य को यानी इस जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था संविधान सभा में 13 दिसंबर को, उसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसलिए क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसे स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। और आज जो है हम इसी प्रस्ताव यानी उद्देश्य को जो पेश किया गया था आज हम संविधान में प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो दरअसल अब इसके बारे में और हम आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तावना जो है यह हमारा कहाँ से लिया गया था? प्रस्तावना जो है यह कहाँ से लिया है, कौन से संविधान से लिया है? तो यह जो है हमारा यूएसए यानी प्रस्तावना जो है हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर पूछेगा प्रस्तावना की जो भाषा है वह कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। दोनों में अलग अलग, दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग है। प्रस्तावना अगर पूछेगा कहाँ से लिया गया है तो यूएसए से यानी अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर पूछेगा तो कहाँ से लिया गया है? यह माफ कीजिएगा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो यह अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब जो है हम देखते हैं कि प्रस्तावना जो है, अब हम देखते हैं प्रस्तावना में क्या स्रोत है, क्या स्वरूप है और क्या उद्देश्य है, इसको बारे में हम जिक्र करते हैं। तो प्रस्तावना जो था इसका मुख्य उद्देश्य था कि सबसे पहला था, मुख्य उद्देश्य था संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत। दूसरा क्या था? स्वरूप। और तीसरा क्या था हमारा? उद्देश्य। तो हम सबको एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। तो संविधान का जो स्रोत क्या था? तो स्रोत यह है कि हम भारत के लोग। संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। देखिए, जब भी आप संविधान पढ़ते होंगे तो हमारा प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो उसमें पहला शब्द देखने को मिलता है कि हम भारत के लोग। तो यह जो है क्या है? हमारा संविधान का स्रोत है, हम भारत के लोग। उसके बाद स्वरूप है। तो स्वरूप में क्या आता है? स्वरूप में हमारा आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
संपन्न। उसके बाद है दूसरा है समाजवादी, समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। चौथा है लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। उसके बाद है गणराज्य, गणराज्य, जिसे हम दूसरी भाषाओं में गणतंत्र भी लिख सकते हैं, गणतंत्र। यह है। हम इन सभी शब्दों का अर्थ एक एक करके हम समझेंगे। पहले शब्द क्या क्या है उसको हम समझ लेते हैं, और लास्ट जो हमारा क्या बचा, उद्देश्य। यह है हमारा उद्देश्य। तो उद्देश्य को हम समझते हैं क्या कहना चाहता है उद्देश्य। तो उद्देश्य में क्या करना चाहता है, न्याय। इसका उद्देश्य क्या है, न्याय, यानी समाज में न्याय होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरा क्या है, एकता होनी चाहिए, समाज में जो है एकता होनी चाहिए। चौथा क्या है, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा, गरिमा होनी चाहिए में एकता की भावना होनी चाहिए। और क्या है हमारा, राष्ट्र में एकता की भावना होनी चाहिए। और बंधुत्व, बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो ये सब शब्द जो है हमारे उद्देशिका में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अब हम एक एक करके समझते हैं। पहला तो हमने स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग, ये हमारा क्या है, स्रोत है। यह जो है हमारा क्या है, स्रोत है, यानी इसको हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी। प्रस्तावना जब भी पढ़ते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी संपन्न, ये सब जो है कि हम पढ़ते हैं पंथ ने गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये सब जो है कि हमारा संविधान में लिखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में जो है कि लिखा गया, और उसे जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। अब हम इसको समझते हैं कि एक एक करके जितने भी शब्द हैं इसका मतलब क्या होता है, इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व और संपन्न, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। समाजवादी यानी संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न का मतलब होता है कि हमारा भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामले में बिल्कुल कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर कुछ भी अगर निर्णय लेना होगा, या आंतरिक मामले में या फिर बाहरी मामले में, दोनों मामले में हमारा देश स्वतंत्र है। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है। उसके बाद है हमारा समाजवादी, समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब क्या था, इसको समझते हैं। समाजवादी का मतलब ये होता है कि समाजवाद वास्तव में अगर देखा जाए तो समानता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, समानता को। समाजवाद दरअसल समानता को दर्शाता है। हमारा समाजवाद गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है, न कि यूरोप जैसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग वाले लोगों में जो भिन्नता देखने को मिलता है उस तरह से। यानी हमारा जो संविधान जो बन करके तैयार हुआ है, हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान कैसा है, नेहरू और गांधी जैसे विचारों से प्रेरित है, ना कि जो है कि यूरोप वासियों में जैसे देखते हैं कि उच्च वर्ग के लोग अलग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग कैसी, मतलब दोनों में आसमान और ज़मीन का जो है कि भिन्नता देखने को मिलता है। तो ऐसा जो है हमारा भारतीय संविधान में नहीं है। कैसा है, गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। उसके बाद हमारा आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो है हमारा क्या है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या था, इसको समझते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हमारा देश या हमारा राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि हमारा देश में कोई धर्म या हमारा देश या राज्य में कोई भी वास्तविक धर्म नहीं होगा। धर्म किसका होगा फिर, अगर धर्म नहीं होगा देश का या फिर राज्य का, तो धर्म किसका होगा, तो धर्म जो है जनता का होगा। जनता का किसका होगा, जनता का धर्म होगा, जनता का। और जनता चाहे जिस भी धर्म को अपनाए, जिस भी धर्म का प्रचार प्रसार करे, ये उसकी स्वतंत्रता है। इसीलिए पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि हमारे राज्य यानी राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा, धर्म किसका होगा, जनता का होगा। उसके बाद हमारा शब्द लोकतांत्रिक। क्या है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। अब समझते हैं लोकतांत्रिक क्या होता है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि लोकतंत्र का अर्थ होता है कि शासन व्यवस्था जहां जनता
शासन करे। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता शासन जो है किसके हाथ में होगा, जनता के हाथ में होगा। शासन किसके हाथ में होता है, जनता के हाथ में। आप लोग पहले कहीं पढ़े होंगे, हिस्ट्री जब भी पढ़ते होंगे तो यानी पॉलिटी जब भी पढ़े होंगे तो अब्राहम लिंकन का एक जो है बहुत महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने एक भाषण में दिया था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। इसको फिर से समझने का कोशिश कीजिए। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेमोक्रेसिया इज ए गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। तो ये जो है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि यह जो है कि लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि जो शासन होता है वह किसके हाथ में होता है, वह जनता के हाथ में होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शब्द है गणराज्य। क्या है, गणराज्य। गणराज्य जिसे हम गणतंत्र के भी नाम से जानते हैं। तो गणराज्य का मतलब ये होता है कि हमारा जो शासन होगा वह राजतंत्र नहीं होगा। क्या होगा, राजतंत्र नहीं होगा। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में कि अगर कोई राजा है तो उसका पुत्र ही जो है कि फिर से राजा बनेगा और शासन करेगा। पहले जो शासन करता था उसका पिता अगर जो शासन कर रहा है राज्य या देश में तो उसका बेटा ही शासन करेगा। तो इस तरह की व्यवस्था उसे क्या कहते हैं, राजतंत्र व्यवस्था कहते हैं। लेकिन अभी लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। तो इसको क्या हुआ, गणराज्य का मतलब मुख्य उद्देश्य होता है कि यह वंशानुगत नहीं है, वंशानुगत नहीं है। इसका मतलब यही होता है। गणराज्य का मतलब होता है कि वंशानुगत अब नहीं है, शासन जो है वंशानुगत नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना में तो हमने स्वरूप तो पढ़ लिया। अब जो है हमारा बच गया है उद्देश्य। तो उद्देश्य में क्या था हमारा, कि उद्देश्य में था, उद्देश्य में क्या था, उद्देश्य में क्या है, तो उद्देश्य में पहला शब्द जो था हमारा क्या था, न्याय। तो न्याय का मतलब क्या होता है, न्याय का मतलब होता है कि हमारे प्रस्तावना में जो है न्याय का तात्पर्य यह है कि जनता को 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। 3 प्रकार का कौन कौन सा न्याय है, जैसे सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय यानी कि कहने का मतलब हो गया कि समाज में सभी व्यक्ति को समान न्याय प्रदान किया जाएगा। यानी समाज में सभी व्यक्ति को समान नज़र से देखा जाएगा और समान न्याय प्रदान किया जाएगा। इस न्याय के आधार पर किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे जाति हो, धर्म हो, लिंग हो या किसी भी प्रकार का अगर न्याय की बात आ जाए तो उसके ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा जो हमें स्वतंत्रता मिली थी, दूसरा जो न्याय था आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब ये होता है कि हमारे देश में बहुत सारे संसाधन हैं, उन सारी संसाधनों को जो है कि आर्थिक रूप से वितरण जो है किया जाएगा। और मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, ऐसा नहीं कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो हमेशा उच्च ही रहेंगे और जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो हमेशा निम्न ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब आर्थिक न्याय का मतलब हो गया कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न वर्ग के लोग भी उच्च वर्ग बन सकते हैं। उसके लिए समाज में जो है कि या फिर संविधान में उस तरह की व्यवस्था की गई है जो कि निम्न वर्ग के लोग जो है कि उच्च वर्ग के लोग बन सकते हैं मेहनत करने के बाद। और उसके लिए जो है एक आर्थिक न्याय का व्यवस्था काम किया गया है हमारे संविधान में। उसके बाद तीसरा है हमारा आर्थिक, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब हो गया कि राजनीतिक दृष्टि से भी किसी व्यक्ति को समाज में पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। उसे भी राजनीतिक हिस्से में भागीदारी जो है कि दिया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्रों में भी जो है कि सभी व्यक्ति के राजनीतिक क्षेत्रों में भी समान अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद है हमारा स्वतंत्रता। उसके बाद क्या है हमारा स्वतंत्रता। हमने तो पीछे पढ़ लिया है कि न्याय जो है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समाज में भी न्याय मिलेगा, आर्थिक रूप से भी न्याय मिलेगा और राजनीतिक रूप से भी देश में सभी व्यक्ति को न्याय मिलेगा। उसके बाद है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्र जो है कि प्रस्तावना का अर्थ है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति जो है व्यक्ति को स्वतंत्रता जब भी कहने का मतलब ये, जब भी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगा तो वह क्या करेगा कि वह अपने आप यानी खुद का विकास करेगा। और जब अपने आप का विकास करेगा तो फिर क्या करेगा, अपने समाज का विकास करेगा। समाज का जब भी विकास करेगा तो वह जो है कि देश का विकास होगा। तो इस तरह से इसीलिए कहा गया है कि समाज में सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया जाएगा। जब भी स्वतंत्रता दिया जाएगा तो वह अपने मन का करने का कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा, उसका खुद का विकास होगा। खुद का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और स्वतंत्रता के बारे में विशेष रूप से हम मौलिक अधिकार जब भी पढ़ेंगे, यानी भाग 3 में जो हमारा दिया गया है, यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार का विशेष रूप से चर्चा किया है, हम वहाँ जाकर के इसका विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि हमारे प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता शब्द को भी जोड़ा गया है, यानी कि स्वतंत्रता शब्द का ही बहुत बड़ी मुख्य विशेषता है। उसके बाद है हमारा समता। समता का मतलब होता है कि सभी परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार की बात कही गई है। यानी कोई भी परिस्थिति हो उसमें जो है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार
दिया जाएगा। उसके बाद है हमारा व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा। भारत में सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। भारत में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उच्च वर्ग के या फिर निम्न वर्ग के, या गोरा हो या काला हो या फिर किसी भी कास्ट धर्म लिंग का हो, उससे मतलब नहीं है। सभी व्यक्ति को जो है अपना गरिमापूर्ण यानी कि सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। और इसका विशेष चर्चा जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे आर्टिकल 20 और 21 में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि सभी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। और उसके बाद है हमारा राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जाति धर्म संस्कृति और अलग भाषा के रूप में जो है रहते हैं लोग, लेकिन ये काफ़ी भिन्नता देखने को मिलता है। देखे होंगे कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रकार के जाति होते हैं। कभी कहीं उच्च वर्ग के लोग हैं, कहीं निम्न वर्ग के लोग हैं। ये भिन्नता तो देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इतनी भिन्नता होने के बावजूद भी जो है कि इसमें जो है कि अखंडता यानी एकता की भावना को देखने को मिलता है। कि जैसे देखते हैं कोई भी त्यौहार होता है या फिर देश का जो है कि क्या बोलते हैं 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आता है, तो देखे होंगे कि सभी जाति धर्म के लोग जो है आकर के सम्मान से जो है कि देश का स्वागत करते हैं और राष्ट्रीय झंडा को जो है कि क्या बोलते हैं कि आदर करते हैं। तो इसीलिए से राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का जाति लिंग धर्म के आधार पर क्यों न भिन्नता हो, लेकिन जब एकता की बात आती है तो वो सभी जो है कि एकजुट होकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं। इसका मतलब यही हुआ। उसके बाद है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब क्या होता है कि भारत में सभी व्यक्ति में आपसी भाईचारे की बात कही गई है। यानी कि भारत में देखिए बंधुत्व का मतलब होता है कि कोई भी जात धर्म या लिंग हो, उससे कोई लेना नहीं, आपसी भाईचारे की बात कही गई है। उसके बाद है आप नोट के रूप में याद रख सकते हैं कि एन ए पालकी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन ए पालकी वाला, पालकी वाला। एन ए पालकी वाले का कहना है कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। क्या है? संविधान का जो है परिचय पत्र है। एन ए पालकी वाले का क्या कहना है कि संविधान जो है प्रस्तावना का एक परिचय पत्र है। माफ कीजिएगा, क्या बोलते हैं, एन ए पालकी वाले का कहना है कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक परिचय पत्र है। उसके बाद वहीं पर कहीं दूसरा व्यक्ति था जिसने कहा कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसका नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसका कहना है कि प्रस्तावना जो है दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है। इसका मतलब ये हुआ कि दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार यानी दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आने वाले समय में यानी फ्यूचर में हमारा संविधान कैसा होगा, उसका जो है कि विचार अभी से ही इसमें व्यक्त किया गया है। इसीलिए जो है कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि यह जो है हमारे दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है। इसके अलावा जो है कि संविधान सभा के बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह जो है कि प्रस्तावना जो है हमारा संविधान का आत्मा है। प्रस्तावना जो है संविधान का आत्मा है, संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? हमारा संविधान की आत्मा है। और लेकिन बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा माना है। बी आर अम्बेडकर ने जो है आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा माना है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, बेरूवारी संघवाद 1960, यानी कि बेरूवारी संघवाद 1960 में एक केस मामला सामने बनकर आया कि जो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। बेरूवारी संघवाद 1960 में कहा गया कि यह जो है प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा गया? संविधान का भाग नहीं है। लेकिन ठीक इसके 13 साल बाद जो है एक और सबसे महत्वपूर्ण केस सामने बनकर के आया, केशवानंद भारती बनाम केरल
बनाम केरल राज्य। इसमें एक केस आया, कब आया था? 1973 में यह केस सामने आया और इसमें केशवानंद भारती ने कहा कि यह जो है प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। प्रस्तावना जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है। यहाँ देखिए बेरूवाड़ी संघवाद 1960 में कहा गया कि जो है संविधान का भाग, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन जस्ट 13 साल बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, इसलिए आप जो है प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा में जो है आप संशोधन नहीं कर सकते। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसको जो है कि संविधान का भाग माना है, इसलिए इसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसी मूल ढांचा में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद फिर 73 में ये मान लिया कि ये जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके ठीक जो है यानी कि 3 साल बाद एक 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे हम लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976, जिसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ा गया। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और लास्ट जो है अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में। ये 3 नए शब्द जो है कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो उम्मीद करते हैं कि प्रस्तावना जो है आपको पूरा जितना समझाए वो समझ में आया होगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए चैनल को और अपने दोस्तों से के साथ जरूर शेयर कीजिए। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप इसी यानी प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये इसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और कोई भी ऐसा सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे अवश्य